फंक्शनल एनालिसिस। हमारा ये जो बेसिकली लेक्चर है, हमने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस को डिस्कस करना है वो हमारे पास होंगी ओपन सेट्स, क्लोज सेट, नेबरहुड क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टेंस सेट क्या होता है, हमारे पास किसी भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी क्या होती है मैट्रिक्स स्पेसिस के अंदर, और हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्पेसिस हमारे पास जो हैं वो डेंस हैं और कौन से स्पेसिस हमारे पास डेंस नहीं हैं। So let's start with our very first example, which is basically the open ball or open set. Okay, given a point x naught belongs to x and a real number r greater than 0, अगर हमारे पास किसी भी स्पेस x के अंदर कोई एक पॉइंट गिवन हो x naught और हम कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर सपोज कर लें, तो हम यहाँ से तीन डेफिनेशंस या तीन सेट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, दिस इज बेसिकली द ओपन ओपन बॉल। बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं बी एक्स नॉट आर के साथ। इस जो बॉल है, ये जो सेट है, इसके अंदर हमारे पास वो सारे के सारे पॉइंट हैं स्पेस के, दैट ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सच दैट कि जिन पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक्स और एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे ये जो आर आपने रियल नंबर लिया था, पॉजिटिव रियल नंबर, इससे लेस हो। इस तरह के सारे पॉइंट्स की जो कलेक्शन होगी, दिस कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द ओपन बॉल। नेक्स्ट इज बेसिकली द क्लोज बॉल। क्लोज बॉल को बेसिकली हम इसी नोटेशन से डिनोट करते हैं, जस्ट हमारे पास बी के ऊपर बार होगा, बी बार एक्स नॉट आर, और इस सेट के अंदर या इस बॉल के अंदर हमारे पास वो स्पेस एक्स के सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सच दैट कि जिन पॉइंट्स का एक्स नॉट के साथ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट वो या तो आर से लेस हो या आर के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू आर, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को बेसिकली हम क्लोज बॉल कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्फीयर। स्फीयर को हम बेसिकली एस एक्स नॉट आर से डिनोट करते हैं, और स्फीयर के अंदर हमारे पास किसी भी स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सच दैट कि जिनके लिए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट जो हो वो एग्जैक्टली इक्वल टू आर की इक्वल आ जाए, देन वी विल से दैट कि दिस टाइप ऑफ सेट इज बेसिकली द स्फीयर। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब इसमें हमारे पास इस पूरी की पूरी तीनों डेफिनेशन में जो हमारे पास एक्स नॉट है, दिस एक्स नॉट इज बेसिकली कॉल्ड द सेंटर ऑफ दिस ऑल balls and spheres, और जो r है, this r is basically called the radius of open ball, radius of closed ball and the radius of sphere. Okay, next हमारे पास बेसिकली रिलेशन है इन ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फीयर के दरमियान। हमने देखा था कि एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस r कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the center is less than r, जिनका हमारे पास उन सारे के सारे पॉइंट्स ओपन बॉल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनका सेंटर के साथ जो डिस्टेंस था वो स्ट्रिक्टली लेस देन आर था। तो इस सारी की सारी जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है, इस सारे के सारे सिनेरियो से हमारे पास जो रिजल्ट्स रिड्यूस होता है उसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्फीयर है, क्योंकि हम देखें कि ओपन बॉल के अंदर हमारे पास पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर है, ठीक है, और क्लोज बॉल के अंदर हमारे पास वो पॉइंट्स भी आ जाएंगे जिनका लेस देन आर भी है और इक्वल टू आर भी है, और स्फीयर के अंदर हमारे पास जस्ट इक्वल टू आर है। तो अगर मैं क्लोज बॉल के पॉइंट में से ओपन बॉल के पॉइंट्स को निकाल दूं, ठीक है, क्लोज बॉल के पॉइंट्स कौन से हैं, जिनका लेस देन आर है, इक्वल टू आर है, और ओपन बॉल के पॉइंट्स हैं जिनका लेस देन आर है, इसका मतलब है लेस देन आर वाले पॉइंट्स निकल जाएंगे, फिर कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका इक्वल टू आर है, तो वो तो जस्ट हमारे पास स्फीयर के पॉइंट होंगे ना। तो हम स्फीयर को लिख सकते हैं एस एक्स नॉट आर इज बेसिकली इक्वल टू द क्लोज बॉल एट एक्स नॉट ऑफ रेडियस आर माइनस द ओपन बॉल एट एक्स नॉट ऑफ रेडियस आर। So this is basically our final relation. Next हमारे पास definition है open set की। Open set हमारे पास क्या होता है? A subset M of a metric space X is called to be open. हमारे पास किसी भी metric space का जो set है उसको हम open कहेंगे कब? If it contains a ball about each of its point. अगर उस set के अंदर जितने भी points हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पे कम अज कम हमारे पास एक ओपन बॉल हम जनरेट कर सके। कैसे? लाइक आप इमेजिन करें कि आपके पास इस तरह की एक स्पेस है एक्स, उसके अंदर हम एक सबसेट कंसीडर कर लेते हैं एम,
तो हम कहेंगे कि ये वाला जो m है ये हमारे पास बेसिकली ओपन सेट होगा अगर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको पड़े फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे x नजर आ रहा है, जैसे कि y नजर आ रहा है, और आप इन दोनों x और y को सेंटर मान के इन पे ओपन बॉल ड्रॉ कर सकें और वो ओपन बॉल आपके सेट m के अंदर ही रहें, देन वी विल से दैट कि ये जो सेट m है ये हमारे पास बेसिकली एक ओपन सेट है। लेकिन अगर m के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए जिन पे आपने ओपन बॉल ड्रॉ की, जितनी मर्जी छोटी ओपन बॉल ड्रॉ की, लेकिन हर दफ़ा ओपन बॉल ड्रॉ करने से वो जो हमारे पास पॉइंट्स थे या जो ओपन बॉल थी वो सेट m से बाहर जा रही थी, तो हम कहेंगे कि जो सेट m है वो बेसिकली हमारे पास ओपन नहीं है। इस तरह से आप इमेजिन करें ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये जो आपको यहाँ पे ब्लू यहाँ पे सर्कल सा नजर आ लिप्स नजर आ रही है, इस इसके ऊपर वाले जो पॉइंट है अगर ये भी m के अंदर पॉइंट कंसिडर होते तो आप इन पॉइंट्स पे जितनी मर्जी छोटी ओपन बॉल ड्रॉ कर लें, जितना मर्जी बेसिकली डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर लें, वो सर्कल हमेशा m से बाहर जाएगा। तो इस वक्त में हम कहेंगे कि m जो है वो ओपन नहीं है। तो अगर मुझे m को ओपन यहाँ पे करना है तो हम इमेजिन करेंगे कि ये जो बाउंड्री है ये m का पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह हमने ओपन बॉल से क्लोज बॉल पे आए थे, इसी तरह से हमारे पास ओपन सेट से क्लोज सेट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हमारे पास अ सबसेट k ऑफ x इज सेड टू बी क्लोज। हमारे पास कोई भी सबसेट उस वक्त क्लोज होगा कब, अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। इफ इट्स कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट बेसिकली कंप्लीमेंट क्या होता है कि अगर हम स्पेस में से सेट के एलिमेंट्स को निकाल दें, तो अगर हम स्पेस में से k के एलिमेंट्स को निकाल दें, बाकी जो उसका कंप्लीमेंट बचेगा अगर वो इटसेल्फ एक ओपन सेट हुआ तो हम कहेंगे कि k हमारे पास एक क्लोज सेट है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेबरहुड की। हम कहते हैं कि हमारे पास एन ओपन बॉल पी एक्स नॉट ऑफ एप्सिलॉन, एक ऐसी ओपन बॉल जिसका सेंटर एक्स नॉट है और जिसका रेडियस एप्सिलॉन है, इज कॉल्ड एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। मतलब कि अगर आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के उसके ऊपर किसी भी रेडियस की ओपन बॉल ड्रॉ कर दें तो वो जो सेंटर होगा वो बेसिक जो बॉल होगी वो अपने सेंटर की नेबरहुड होगी। और इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट। अ पॉइंट एक्स नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम। किसी भी सेट का कोई भी पॉइंट हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट होगा अगर हमारे पास वो जो सेट है उस पॉइंट की नेबरहुड हो। मीन्स के हमारे पास अगर आप एक सेट कंसीडर कर लें, उस सेट के अंदर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट पड़ा है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है अगर वो सेट उस पॉइंट की नेबरहुड की डेफिनेशन हमने ऊपर की है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास एक स्पेस है, स्पेस के अंदर आप कोई भी एक सेट कंसीडर कर लेते हैं m, और आप इस m के अंदर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है x नॉट। अगर उस x नॉट पे आप कोई भी ओपन बॉल ड्रॉ करें किसी भी एप्सिलॉन रेडियस की और वो पूरी की पूरी ओपन बॉल m के अंदर ही रहे, देन वी विल से दैट कि ये जो m है इस पॉइंट x नॉट का नेबरहुड है। और इस सूरत में हम कहेंगे कि जो x नॉट है ये बेसिकली सेट m का इंटीरियर पॉइंट है। गॉट इट। इसी तरह आप देखें हमने ये वाली डेफिनेशन तो ओपन बॉल में भी की थी ना कि वो पूरी की पूरी ओपन बॉल उसी सेट के अंदर रहनी चाहिए, तो इसलिए हम उसको ओपन सेट कहते हैं। तो इसका मतलब ही हुआ कि ओपन सेट का हर पॉइंट ही उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कहीं भी सेट है उसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को हम कलेक्ट कर लें, देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ दैट सेट, और इसको हम इंटीरियर से डिनोट करते हैं। इसकी प्रॉपर सी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट M इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ M एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटीरियर M। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन मेट्रिक स्पेसिस। अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई से भी दो मेट्रिक स्पेसिस है, लेट एक्स वाई डी, उस पर हमारे पास एक और मेट्रिक डिफाइन है एंड वाई डी टिल्डा, और वाई डी के ऊपर हमारे पास जो वाई मेट्रिक स्पेस है उसके ऊपर हमारे पास एक और नई मेट्रिक डिफाइन है। दोनों को मैंने डी से इसलिए डिनोट नहीं किया कि दोनों हमारे पास जो मेट्रिक है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि दोनों स्पेसिस डिफरेंट है। बी मेट्रिक स्पेसिस, अगर हमारे पास ये दो मेट्रिक स्पेसिस हों तो हम कहेंगे अ मैपिंग
t from x to y is continuous at a point x not belongs to x। तो वो जो स्पेस x थी उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी मैपिंग हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगी। कब? इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, हमारे पास एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करे, सच दैट कि जब हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट लेस देन डेल्टा हो, then it will imply the distance between t of x and t of x naught is less than epsilon। अगर ये डेफिनेशन फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है इस पॉइंट x नॉट के ऊपर हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। अब जरा गौर से देखिएगा कि ये जो हमने डेल्टा वाली डेफिनेशन की है इसमें हमने जो मेट्रिक यूज की है वो डी मेट्रिक यूज की है। क्यों यूज की है? क्योंकि x और x नॉट जो है वो हमारे पास इस स्पेस x के पॉइंट और x पे जो मेट्रिक है वो d है। लेकिन जब हम इस पे t अप्लाई करवा देंगे तो वो पॉइंट्स कहाँ चले जाएंगे? वो y के अंदर चले जाएंगे ना। जब वो y के अंदर चले जाएंगे तो जब y के पॉइंट्स होंगे उन पे y की मेट्रिक यूज होगी, वो मेट्रिक हमारे पास d टिल्डा है। तो d टिल्डा t ऑफ x और t ऑफ x नॉट इज लेस देन डेल्टा की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास एक स्पेस थी x, ठीक है, आपने इस स्पेस के अंदर x नॉट को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल जनरेट कर ली, ठीक है, और इस डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल के अंदर आप कोई भी पॉइंट x कंसीडर करते हैं। अब ये इस तरह का है कि इस x नॉट के और इस डॉटेड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है। तो अगर आप इन डॉटेड लाइन के अंदर अंदर कोई पॉइंट x कंसीडर करेंगे तो x नॉट और x का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इसी तरह से लेस देन डेल्टा होगा। वो कह रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बने और आपके पास कोई भी टी मैपिंग हो जो कि x से y के ऊपर डिफाइन हो, तो उस सूरत में जो t ऑफ x नॉट और t ऑफ x के दरमियान डिस्टेंस हो वो एक एप्सिलॉन रेडियस की बॉल के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे जो x नॉट और डॉटेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस था वो डेल्टा था, इसी तरह से यहाँ पे t ऑफ x नॉट और डॉटेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन है। हमने कहा कि यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन के अंदर पॉइंट ले लिया x, तो यहाँ से हमें पता चला कि x नॉट और x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो जब आपने इन पे t अप्लाई किया तो आगे बन गया t ऑफ x नॉट t ऑफ x। तो अब दूसरी सूरत में आप देखें कि t ऑफ x नॉट और t ऑफ x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। यही बात हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर x और x नॉट के दरमियान डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो तो ये चीज़ इम्प्लाई करवाए दैट डिस्टेंस बिटवीन t ऑफ x एंड t ऑफ x नॉट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और अगर इसी तरह से हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो स्पेस x की, यहाँ तुमने देखा ना कि वो x नॉट पे कॉन्टिन्यूस है, अगर आप x नॉट पे कॉन्टिन्यूस जाए आप किसी और जगह पे x1 ले लें उस पर भी ये डेफिनेशन फुलफिल करे, अगर वो स्पेस के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज बेसिकली continuous। That's it. It means t is continuous if it continues at every point of x। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी की एक थ्योरम है कि a mapping t from x to y is continuous। अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग है x से y पे, x और y यहाँ पे दो मेट्रिक स्पेसेस हैं, x और y पे हमारे पास कोई भी मैपिंग है वो continuous है इफ एंड ओनली इफ में हमारे पास ये टू वे स्टेटमेंट है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फुलफिल होगी तो सेकंड होगी और अगर सेकंड होगी तो फिर फर्स्ट भी होनी चाहिए। If and only if the inverse image of every open subset of y is open subset of x। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर x और y के दरमियान कोई भी मैपिंग है हम कहेंगे वो हमारे पास टी मैपिंग कॉन्टिन्यूस होगी अगर इफ एंड ओनली y के अंदर पड़े हुए हर ओपन सेट का जो प्री इमेज है x के अंदर वो भी हमारे पास, या इनवर्स इमेज है वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस। हम इसको दोनों वे से सपोज करेंगे और फिर हम दोनों वे से इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम सपोज करते हैं जो हमारे पास इफ एंड ओनली से फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है अ मैपिंग टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस। तो हम सपोज करते हैं सपोज दैट टी इज कॉन्टिन्यूस। अब टी कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की सारी डेफिनेशन फुलफिल करेगी ना। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम वाई के अंदर से कोई भी ओपन सबसेट कंसिडर कर लेट S is the subset of Y be open। हमें प्रूफ करना है कि इसका जो प्री इमेज है, इसका जो इनवर्स इमेज है वो भी हमारे पास X के अंदर ओपन हो। हम सपोज कर लेते हैं एंड इसका जो S का जो प्री इमेज है T इनवर्स ऑफ S इज बेसिकली इक्वल टू S नॉट बी इट्स इनवर्स इमेज। हमें प्रूफ करना है कि S नॉट जो है वो भी X के अंदर कॉन्टिन्यूस
सॉरी एस के अंदर, एक्स के अंदर हमारे पास वो ओपन है। अब एस नॉट जो आपने प्री इमेज बनाया है या आपने इनवर्स इमेज बनाया है, दोनों बातें सेम है। अब प्री इमेज का वर्ड यूज करना है या इनवर्स इमेज का वर्ड यूज करना है। अब एस नॉट जो आपने इनवर्स इमेज बनाया है, एस नॉट पे दो कंडीशन है, या तो एस नॉट आपके पास एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। अगर एस नॉट आपके पास एम्प्टी हो जाए तो हमें पता है कि हर एम्प्टी सेट हमारे पास ओपन होता है। ये हमने टोपोलॉजी के अंदर देखा हुआ है कि हर एम्प्टी सेट आपके पास ओपन होता है, तो इट मींस इट इज ओपन। एस नॉट आपके पास ओपन हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी अगर एस नॉट ओपन हो जाए। लेकिन सेकेंडली अगर एस नॉट ओपन ना हो तो आप इमेजिन करें कि एस नॉट ओपन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है कि आपके पास एक स्पेस है x, एक स्पेस है y, आपने एस के अंदर आपके पास एक सबसेट पड़ा हुआ है एस नॉट जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हमें पता होगा कि इसके अंदर एटलीस्ट एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक्स नॉट जो कि एस नॉट के अंदर होगा। अब वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि उस पॉइंट का जो हमारे पास इमेज आएगा अंडर दिस टी, वो हमारे पास है वाई नॉट। वाई नॉट इज बेसिकली इक्वल टू टी ऑफ एक्स नॉट। तो जब उसका इमेज हमारे पास वो एस के अंदर बनेगा, तो अब जरा गौर से देखिएगा कि चूंकि हमारे पास एस ओपन है और एस के अंदर हमें पॉइंट मिल रहा है वाई नॉट, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती थी कि उसके अंदर पड़े हुए हर पॉइंट के ऊपर हमें कम से कम एक ओपन बॉल जरूर मिले जो कि उस सेट के अंदर ही रहे। तो इसका मतलब है कि हमें वाई नॉट के ऊपर कम से कम एक ओपन बॉल या एक ओपन नेबरहुड, दोनों कह सकते हैं, मिलेगा जो कि बेसिकली पूरा का पूरा एस के अंदर ही कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड एन ऑफ वाई नॉट। ठीक है, कि हमारे पास जो वाई नॉट है उसके ऊपर हमारे पास एटलीस्ट एक एन नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि पूरा का पूरा एस के अंदर ही रहेगा और उसका रेडियस हमारे पास एप्सिलॉन होगा। इट कंटेन्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड एन ऑफ वाई नॉट। अब चूंकि जो टी है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो हमने सपोज किया था ना स्टार्ट में कि टी कॉन्टिन्यूस है, देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड एन नॉट ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये थी कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा नेबरहुड मिले। तो अगर आपको एस के अंदर एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड एन नॉट ऑफ एक्स नॉट, कि हमारे पास एन नॉट के एक्स नॉट के ऊपर एक डेल्टा नेबरहुड मिले एन नॉट। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास ये जो एन नॉट नेबरहुड मिला है, आप ये देखें कि पूरा का पूरा एस नॉट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, सच दैट टी ऑफ एन नॉट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ एन। क्यों? क्योंकि एस नॉट जो है वो जो एन है, बिकॉज एन बिलोंग्स टू एस, वी हैव एन नॉट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ एस नॉट। अब इस सूरत में हमें क्या पता चला कि जो पूरा का पूरा आपको नेबरहुड मिल रहा है एन नॉट, वो तो एस नॉट के अंदर पड़ा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। क्या किया था हमने ये किया था कि एक्स नॉट को सेंटर माना हमने, सॉरी एक्स नॉट हमने कोई पॉइंट लिया एस नॉट के अंदर। ठीक है, एक्स नॉट हमने को पॉइंट लिया एस नॉट के अंदर और हमें एट द एंड ये मिला कि उस एक्स नॉट के ऊपर हमें एक ओपन नेबरहुड या एक ओपन बॉल मिल रही है जो कि एस नॉट के अंदर ही है। तो अगर किसी भी सेट के हर पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल मिले जो कि पूरी की पूरी ओपन बॉल उसी सेट के अंदर ही कंटेन करे, या नेबरहुड मिले जो कि पूरा का पूरा नेबरहुड उसी सेट के अंदर कंटेन करे, तो ऐसे सेट को तो हम ओपन सेट नहीं कहते। अब चूंकि ये जो एक्स नॉट लिया था ये हमने आर्बिट्रेरी सेट लिया था ना, तो जब आर्बिट्रेरी सेट लिया है तो आप एक्स नॉट यहाँ आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया तो आप एक्स नॉट यहाँ पे ले लें तब भी आपको एक नेबरहुड मिल जाएगी। इस तरह आप एक्स नॉट यहाँ पे एक्स वन ले लें तो यहाँ पे नेबरहुड मिल जाएगा। तो हम कहेंगे hence x naught is an interior point of x naught, क्योंकि हमारे पास x naught के ऊपर आपको एक बॉल मिल गई है जो कि पूरी की पूरी बॉल s naught के अंदर ही है, तो हम कहेंगे जो x naught है वो s naught का इंटीरियर पॉइंट है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि x naught की जगह यहाँ पे अगर इस पॉइंट जगह पे आप x1 ले लेते तो x1 के ऊपर आपको ओपन बॉल मिल जाती, इसी तरह x2 ले लेते कहीं और तो वहां पे ओपन बॉल मिल जाती। तो अब अगर हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स नॉट लिया है हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। सिंस एक्स नॉट इज बिलोंग्स टू एस नॉट इज वाज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है कि ये वाला जो काम आपने एक्स नॉट के लिए किया है ये एस नॉट के हर पॉइंट के लिए होगा। तो अगर
एस नॉट के हर पॉइंट के ऊपर आपको ओपन बॉल मिल रही है जो कि पूरी की पूरी एस नॉट के अंदर ही कंटेन कर रही है, तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि एस नॉट जो होगा वो एक ओपन सेट होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने सपोज किया था y के अंदर एक ओपन सेट S, और हमने प्रूव कर दिया कि उसका जो प्री इमेज आ रहा था एस नॉट वो भी हमारे पास ओपन है। फर्स्टली हमें यही प्रूव करना था। गौर से देखिएगा, हमें यही देखना था कि हमारे पास हर y के अंदर ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज आए एस नॉट x के अंदर वो भी हमारे पास ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कन्वर्सली इमेजिन कर लें कि हमारे पास दैट the inverse image of every open set in y is an open set in x, कि हमारे पास हर ओपन सेट इन y का जो प्री इमेज आ रहा है x के अंदर वो भी हमारे पास ओपन है। अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक स्पेस है x, एक स्पेस है y, उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास मैपिंग डिफाइन है वो t है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो t है वो कॉन्टिन्यूस है। तो इस डेफिनेशन से कॉन्टिन्यूस प्रूव करवाना है जो हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन थी कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करे कि दैट d ऑफ x माइनस x एंड x नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा, ये चीज इंप्लाई करवाए दैन द डिस्टेंस बिटवीन t ऑफ x एंड t ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन। हम सबसे पहले क्या सपोज कर रहे हैं, हम सपोज करते हैं जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी शो करनी है, हम एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, देन फॉर एवरी x नॉट बिलोंग्स टू x। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं एंड इस x नॉट का कोई ना कोई इमेज भी होगा ना, उसका जो इमेज आ रहा है वो हमारे पास है t ऑफ x नॉट, और इस t ऑफ x नॉट के ऊपर हम कोई भी एक एप्सिलॉन रेडियस की नेबरहुड जनरेट कर लेते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास है n। तो and any epsilon neighborhood n of t of x naught। अभी जो डेफिनेशन हमने सपोज किया है ना कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, ये माइंड में रखिए क्योंकि ये हमने फर्दर यूज किया। अब क्योंकि हमारे पास जो n है वो ओपन है ना, तो जो चीज हमने सपोज की थी इसको यूज करते हुए तो इसका जो प्री इमेज आएगा n का जो प्री इमेज होगा n नॉट, द इनवर्स इमेज n नॉट ऑफ n इज आल्सो ओपन, क्योंकि ये हमने सपोज की थी ना कि हमारे पास हर ओपन सेट का जो प्री इमेज आ रहा है वो ओपन है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो कि n का जो प्री इमेज होगा n नॉट वो भी हमारे पास ओपन होगा। अब चूंकि जो s नॉट है n नॉट है वो ओपन है, ठीक है, और जो n नॉट है वो x नॉट को कंटेन कर रहा है, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हम इस x नॉट के ऊपर अगर कोई भी एक डेल्टा रेडियस की नेबरहुड बनाए तो वो डेल्टा रेडियस की नेबरहुड n नॉट के अंदर ही कंटेन करेगी। क्यों? क्योंकि n नॉट ओपन है, और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें कम से कम एक ऐसी ओपन बॉल जरूर मिले जो कि पूरी की पूरी ओपन बॉल उसी सेट के अंदर कंटेन करे। तो हमने x नॉट के ऊपर एक डेल्टा रेडियस की नेबरहुड जनरेट की, डेल्टा नेबरहुड ऑफ x नॉट, जो कि पूरी की पूरी n नॉट के अंदर कंटेन कर रही है। अब ये जो हमारे पास ओपन आपने नेबरहुड जनरेट की है, ये ओपन नेबरहुड आपको मैप करेगी एक दूसरी नेबरहुड के ऊपर जो कि बेसिकली इनटू n नॉट होगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे t ऑफ x नॉट के ऊपर आपको एक नेबरहुड नजर आ रही है जो कि आपको बेसिकली n के अंदर मिल रही है। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पूरा का पूरा n नॉट का इमेज आ रहा है वो n के अंदर है ना। देखिए क्योंकि कैसे आया था, क्योंकि n का जो प्री इमेज था वो n नॉट था, तो n नॉट का इमेज फिर किसके अंदर जाएगा? n नॉट का इमेज n के अंदर जाएगा। अगर n नॉट का इमेज n पूरा का पूरा n के अंदर पड़ा हुआ है तो n नॉट के ऊपर आपने यहाँ पे जो ग्रीन वाली ओपन बॉल जनरेट किया इसका इमेज भी फिर हमारे पास n के अंदर ही होगा ना। तो अब अगर ये ओपन बॉल हमारे पास यहाँ पे x के अंदर x नॉट के ऊपर है तो y के अंदर ये वाला जिसका जो इमेज आएगा वो t ऑफ x नॉट के ऊपर होगा। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास वो डेफिनेशन नहीं बन गई कि आपने स्टार्ट में क्या किया था, ठीक है, कि आपने x नॉट सपोज किया, ठीक है, और अगर आप x नॉट के ऊपर कोई भी डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल जनरेट करते हो तो उस डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल के लिए आपको t ऑफ x नॉट के ऊपर एक एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल या ओपन नेबरहुड मिल रही है। ये तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी हम कह सकते हैं कि दैट t इज कॉन्टिन्यूस एट x नॉट। और अगेन
जैसे हमने लास्ट में यूज किया कि एक्स नॉट हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, सिंस एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स वाज आर्बिट्रेरी, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो काम हमने एक्स नॉट के लिए किया है ये हम एक्स के हर पॉइंट के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम x के हर पॉइंट के लिए ये वाला काम कर सकते हैं तो हमने कहा था कि हमारे पास फिर ये होगा कि जो t होगा वो x के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर t x के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे t इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल x। हमें इसमें यही प्रूव करना था। हमने दोनों डेफिनेशंस ली और हमने दोनों को बारी बारी सपोज करके उसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी वो प्रूव कर दी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डेंस सेट की, कि डेंस सेट हमारे पास क्या होता है। अब सबसेट M of a metric space X is said to be dense in X। हमारे पास अगर कोई भी एक मेट्रिक स्पेस है, हम उस मेट्रिक स्पेस के अंदर अगर कोई भी सेट कंसीडर करें तो हम कहेंगे ये सेट इस मेट्रिक स्पेस के अंदर डेंस है। अब अगर उस सबसेट का जो कोलेयर है वो बेसिकली X के इक्वल आ जाए। अब कोलेयर में बेसिकली क्या होता है, आपने टोपोलॉजी में देखा होगा कि कोलेयर में बेसिकली हमारे पास वो सेट होता है और उस सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं। तो अगर सेट और उसके लिमिट्स पॉइंट्स को जो यूनियन है अगर वो पूरा का पूरा x के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है इस स्पेस के अंदर डेंस है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन इस तरह से बनती है कि हम कहेंगे कोई भी सेट है वो हमारे पास उस स्पेस के अंदर डेंस है, ठीक है, अगर हम उस स्पेस के किसी भी एलिमेंट को सेंटर मान के कोई भी एक ओपन बॉल जनरेट करें और वो जो ओपन बॉल है वो उस सेट M के कम से कम एक पॉइंट को जरूर कंटेन करे। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट है ये इस स्पेस के अंदर डेंस है। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये हमने फर्दर आगे यूज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन को इस तरह से बनी कि आप एक स्पेस लें और अगर आप उसके अंदर कोई भी सेट कंसीडर करते हैं M, और अगर आप इस सेट का कोलेयर लें और वो जो कोलेयर लेने के बाद आपके पास नया सेट बने वो पूरी की पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए, देन वी विल से दैट कि ये जो सेट M है ये बेसिकली इस स्पेस X के अंदर डेंस है। अब इसी डेंस से हमारे पास मेन चीज हमारी डेंस नहीं है, मेन चीज हमारी एक डेफिनेशन दिस इज बेसिकली कॉल्ड द सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी स्पेस X हम इसको सेपरेबल कहेंगे अगर उसके अंदर हमें कम से कम एक ऐसा सबसेट मिल जाए जो कि उसके अंदर डेंस भी हो और काउंटेबल भी हो। तो इट मींस अ मैट्रिक्स स्पेस X इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज अ काउंटेबल सबसेट व्हिच इज आल्सो डेंस इन X। अगर ये सिनेरियो बन जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है ये बेसिकली हमारे पास डेंस है, सॉरी मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास सेपरेबल है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट तरह की मैट्रिक्स स्पेसेस की बात करें, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स स्पेस है रियल स्पेस। तो जो हमारे पास रियल स्पेस है ये भी बेसिकली हमारे पास एक सेपरेबल स्पेस है। सेपरेबल स्पेस इस तरह से है क्योंकि आप देखें कि हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो काउंटेबल भी हैं, ठीक है, और वो आर के अंदर डेंस भी है। डेंस इस तरह से है कि अगर आप उस आर का कोई भी एलिमेंट सपोज कर लें वो रैशनल हो या इरेशनल, क्योंकि आर के अंदर दो ही पॉइंट होते हैं, रैशनल या इरेशनल, आप उस रैशनल पॉइंट्स को सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द कोई भी एक छोटी से छोटी रेडियस की ओपन बॉल जब भी जनरेट करेंगे तो रैशनल और इरेशनल पॉइंट्स इतने करीब करीब पड़े हुए हैं रियल लाइन के ऊपर कि उस ओपन बॉल के अंदर कम से कम एक रैशनल पॉइंट तो जरूर आएगा। तो अगर ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है तो हमने यही कहा था ना कि अगर हमारे पास उस स्पेस के हर पॉइंट पे बनने वाली ओपन बॉल के अंदर हमारे पास सेट M के एलिमेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि M जो है वो हमारे पास सेट के अंदर डेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो Q है वो रैशनल भी है और Q सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर डेंस भी है, तो देन वी विल से दैट कि जो R है उसके लिए हमें एक डेंस काउंटेबल सबसेट मिल रहा है, तो इट मींस कि R आपके पास सेपरेबल है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास ये जो रेड में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और जो आपके पास यहाँ पे वाइट में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो आपके पास रैशनल नंबर्स इस तरह से इरेशनल के अंदर डेंस हैं कि जब भी आप रैशनल के ऊपर ओपन बॉल बनाएं तो उस ओपन बॉल के अंदर तो रैशनल आएगा ही, क्योंकि वो बॉल ऑलरेडी रैशनल के ऊपर बनी हुई है। और अगर आप इसी तरह से इरेशनल के ऊपर भी बॉल बनाएं तब भी वो जो बॉल होगी वो रैशनल पॉइंट्स को जरूर कंटेन करेगी।
अब यहाँ पे तो चूंकि हमारे पास जस्ट ग्राफिकल वर्जन था तो पॉइंट्स आपको थोड़ा थोड़ा से दूर दूर नज़र भी आ सकते हैं, लेकिन एट द रियल व्यू में आपके पास वो पॉइंट्स इतने दूर दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपस में करीब करीब हैं कि आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इर्रेशनल नंबर के ऊपर आप ओपन बॉल जनरेट करें और उसके अंदर रैशनल नंबर्स ना आए। इसी तरह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, वो भी बेसिकली हमारे पास बेसिकली एक सेपरेबल स्पेस है। अब वो सेपरेबल स्पेस किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी हमें एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल रहा है, और वो काउंटेबल डेंस सेट है हमारे पास Q प्लस एयोटा Q, मतलब कि एक ऐसे सबसेट जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही पड़े हुए हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप इसको इस तरह से इमेजिन करें तो बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी की पूरी अगर प्लेन बनाएं, इसका जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है और इसका जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है, तो आपको इसके अंदर भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर मिलेंगे कि जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों रैशनल होंगे और ये पूरी की पूरी स्पेस के अंदर डेंस होंगे। तो देन वी विल से दैट कि आपके पास ये जो Q प्लस एयोटा Q ये काउंटेबल तो थे ही, क्यों? क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर्स काउंटेबल हैं। तो इस सूरत में हमारे पास वो काउंटेबल भी हैं, वो डेंस भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है हमारे पास Q प्लस एयोटा Q ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर डेंस है, सॉरी डेंस है और काउंटेबल है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो स्पेस होगी C वो हमारे पास सेपरेट। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले लें तो वो ये कहता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल। अगर हमारे पास कोई भी स्पेस है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ऐसी स्पेस जिसमें हर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर वो पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस 0 हो, अगर वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो वो कहते हैं ऐसी स्पेस हमारे पास बेसिकली सेपरेबल होगी अगर वो स्पेस काउंटेबल हो। अब वो यह बेसिकली डेफिनेशन क्यों बन रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्स अगर ये पड़ा हुआ है तो एक्स और वाई दूसरा पॉइंट है, तो एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आप x के ऊपर 1/3 रेडियस के ओपन बॉल नट्स को जनरेट करें तो वो तो अब उसका दूसरा पॉइंट है वो तो x से 1 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो अगर आपने 1/3 रेडियस की ओपन बॉल जनरेट की तो x के अंदर तो जस्ट x ही आएगा, फिर दूसरा पॉइंट तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब फिर डेंस वाली डेफिनेशन तो फुलफिल ही नहीं होगी ना। अब अगर आपने डेंस करना है तो आपको इटसेल्फ x को ही इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, कि x ही वो सबसेट है जिसको आप x के अंदर डेंस करना चाह रहे हैं। तो अब हर सेट का कोलेयर अपने आप के तो इक्वल आता है ना, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्पेस का कोलेयर है वो बेसिकली स्पेस के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि स्पेस के अंदर डेंस तो है, तो डेंस वाली डेफिनेशन तो फुलफिल हो गई। अब अगर x आपके पास काउंटेबल भी होगी तो x डेंस भी x के अंदर थी और x काउंटेबल भी हो जाएगी, तो हम कहेंगे x जो है वो x के अंदर काउंटेबल भी है, डेंस भी है, तो इसलिए x आपके पास सेपरेबल हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से सिनेरियो है कि अगर आपके पास जो x है वो काउंटेबल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्योंकि इसके ऊपर डिस्क्रीट मीट्रिक डिफाइन है तो x आपके पास सेपरेबल होगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपके पास जो x है वो अनकाउंटेबल हो तो हम कहेंगे x जो है वो आपके पास नॉट सेपरेबल होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है द स्पेस L इन्फिनिटी इज नॉट सेपरेबल। हमारे पास एक थ्योरम है कि हमें प्रूव करना है कि L इन्फिनिटी हमारे पास सेपरेबल नहीं है। अब L इन्फिनिटी हमारे पास स्पेस क्या थी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि L इन्फिनिटी हमारे पास एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास वो सारे के सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, जिन सीक्वेंसेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी सीक्वेंसेस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो सारी की सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस की जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द एल इन्फिनिटी स्पेस। हमें प्रूव करवाना है कि जो एल इन्फिनिटी स्पेस है ये सेपरेबल नहीं है। नॉट सेपरेबल को प्रूव करने का मकसद ये है, मुझे ये शो करवाना है कि इस स्पेस के अंदर मुझे कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिल सकता जो कि काउंटेबल भी हो और डेंस भी। तो हम देखेंगे कि अगर आप किसी को काउंटेबल बनाने की तरफ जाएंगे तो वो डेंस नहीं रहेगा, और अगर कोई डेंस होगा तो हमारे पास काउंटेबल नहीं रहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि इस स्पेस के अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस पड़ी हुई है y is equals to eta 1 eta 2 eta 3 एंड अप टू सो ऑन eta इंफिनिटी तक। ये हमारे पास बेसिकली एक सीक्वेंस पड़ी हुई है।
अब ये सीक्वेंस कुछ इस तरह की है कि इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 ये या तो 0 होंगे या 1 हो। इसका मतलब है ये 0 या 1 की सीक्वेंसेस है। मतलब इसमें 0 1 0 1 1 0 1 0 इस तरह की सीक्वेंस बनेगी कि इसके सारे के सारे जो सीक्वेंस के पॉइंट्स होंगे वो या तो जीरोस की फॉर्म के अंदर आएंगे या 1 की फॉर्म के अंदर आएंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए हमने कहा कि बी अ सीक्वेंस वेयर ईटा एन इज बेसिकली बिलोंग्स टू 0 और 1, मतलब कि ईटा एन जो है हर जो पॉइंट है इस सीक्वेंस का वो या तो 0 होगा या 1 होगा फॉर ऑल है। अब अगर इसका हर पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 या 1 है तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें अगर पूरी की पूरी स्पेस में आप हर पॉइंट का मॉड ले लें, हर एक का मॉड या तो 0 होगा या 1 होगा। इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि हर पॉइंट ही 0 या 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी स्पेस का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की हर जो सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस 1 से लेस होगी 1 या इक्वल होगी। तो इस तरह की जो डेफिनेशन आती है सीक्वेंस की, हम कहते हैं कि इस तरह की सारी सीक्वेंसेस बेसिकली हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होती है। और अगर हमारे पास जो यहाँ पे वाई सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंसेस तो एल इन्फिनिटी के अंदर पड़ी होती है ना। तो सो फार ईच सीक्वेंस, इस तरह की हर जो सीक्वेंस होगी, एवरी सच सीक्वेंस बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। इस तरह की हर सीक्वेंस एल इन्फिनिटी के अंदर। तो अब हमारे पास टू ईच बाइनरी सीक्वेंस, अगर इस तरह की हर बाइनरी सीक्वेंस के लिए हम एक नंबर इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, वो नंबर क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह की सीक्वेंस हो, मैं उसके साथ एक नंबर एसोसिएट कर सकता हूँ वाई कैप। वो नंबर क्या होगा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन के ओवर 2 पावर के। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उन सारे के सारे रियल नंबर की जो कि 0 1 इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ यूनिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन द इंटरवल 0 1। मतलब कि 0 और 1 के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हो, वो 1/2 हो, वो 0.6 हो, वो 0.7 हो, वो 0.007 हो, उस तरह के हर एक पॉइंट को आप इस शेप के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के 0 1 इंटरवल के हर पॉइंट के लिए आपको इस तरह की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो अब अगर हर पॉइंट के लिए इस तरह की यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ रही है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको एन के बेसिकली इस तरह की वाई सीक्वेंस चाहिए होगी 0 1 की। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने हमारे पास 0 और 1 के दरमियान नंबर हैं, उतनी ही हमारे पास यहाँ पे इस तरह की वाई टाइप की बाइनरी सीक्वेंसेस होंगी। अब 0 और 1 के दरमियान तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल मैनी नंबर्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो देयर विल बी अनकाउंटेबल मैनी सीक्वेंसेस ऑफ 0 एंड 1। इस तरह की वाई टाइप की जो 0 और 1 की बाइनरी सीक्वेंसेस हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल होंगी। अब क्योंकि वो अनकाउंटेबल होंगी, क्यों होंगी, बिकॉज 0 1 जो इंटरवल है वो हमारे पास अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सीक्वेंसेस डिस्टेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, डिस्टेंट सीक्वेंसेस का मतलब है कि दोनों में हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर है जो डिफरेंट होगा। लेट y इज इक्वल टू ईटा एन, z इज इक्वल टू थीटा एन बी टू डिस्टेंट बाइनरी सीक्वेंसेस, देन देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स k। तो इसका मतलब है कि दोनों डिफरेंट है, दोनों में से कम एक प्लेस पे तो डिफरेंट होंगे ना पॉइंट। अगर तो हर प्लेस पे पॉइंट सेम होते हैं, मतलब कि ईटा 1 थीटा 1 के इक्वल होता है, ईटा 2 थीटा 2 के इक्वल होता है, ईटा 3 थीटा 3 के इक्वल होता है, सो ऑन। इसी तरह चलते तो हम कहते हैं कि दोनों सीक्वेंसेस सेम है, लेकिन दोनों डिस्टेंट है। इसका मतलब है कम से कम एक जगह पे दोनों जाके डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर सकते हैं कि ईटा 10 और थीटा 10 दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। मतलब अगर ईटा 10 हमारे पास 10 है तो थीटा 10 हमारे पास 10 नहीं, सॉरी, अगर ईटा 10 हमारे पास 1 है तो थीटा 10 हमारे पास 1 नहीं, वो फिर 0 होगा। तो दोनों के दोनों बाइनरी सीक्वेंसेस हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज एन इंडेक्स k such that theta k is not equals to theta k is। अब अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं y और z के दरमियान, देन दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग द मीट्रिक ऑन L इनफिनिटी, दिस विल बी इक्वल्स टू सुप्रीमम n थीटा eta n माइनस थीटा n, एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हैं, जिस पॉइंट पे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि वो 10th पॉइंट पे डिफरेंट है, बाकी हर पॉइंट पे सेम है, तो थीटा 1 और थीटा 1 सेम होंगे, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो थीटा 1 और ईटा 1 सेम थे, तो वो उनमें माइनस करके वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह थीटा 2 और ईटा 2 सेम थे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। जब उनमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा,
सिर्फ वो वाली टर्म बचेगी जहाँ पे ये दोनों आपस में डिफरेंट है। वो डिफरेंट अगर पास फॉर एग्जाम्पल 10th पोजीशन पे थे, तो हमारे पास अगर हमने बात की थी कि थीटा 10 जो है वो 1 है और थीटा 10 हमारे पास 0 है, तो 1 माइनस 0 इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल ही आ जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा 10 0 होता, थीटा 10 1 होता, तो हमारे पास उसका आंसर -1 आता, और -1 का मॉडुलस से फिर भी आंसर हमारे पास 1 आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सी भी दो डिस्टिंक्ट बाइनरी सीक्वेंसेस लेते हैं, तो उन दोनों डिस्टेंस बाइनरी सीक्वेंसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है। इट इंप्लाइज any two distinct binary sequences are distance 1 apart। और ये बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है कि आपके पास यहाँ पे जो रेड में शो हो रही हैं, ये बेसिकली आपके पास वो वाली डिस्टेंट बाइनरी सीक्वेंसेस हैं, और हर दो बाइनरी सीक्वेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब आप इमेजिन करें कि आप हर सीक्वेंस के इर्द गिर्द एक ओपन बॉल जनरेट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बिलो डॉटेड लाइन में बॉल्स नजर आ रही हैं, और हर बॉल का जो आपके पास डिस्टेंस है वो 1/3 हो गया। आप हर around each binary sequence y consider the open ball y 1/3। आप जरा गौर से देखिएगा, आपको यहाँ पे इस तरह के कितनी ओपन बॉल्स मिलेंगी। आपने अभी इमेजिन किया, लास्ट स्लाइड्स पे हमने ये कहा था कि हमारे पास इस तरह की जो बाइनरी सीक्वेंस है 0 1 की, वो अनकाउंटेबल बाइनरी सीक्वेंस है, और हर बाइनरी सीक्वेंस के ऊपर आपने ओपन बॉल जनरेट कर दिया, और हर ओपन बॉल दूसरे से डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की आपको इनफाइनाइट मैनी आपको ओपन बॉल्स मिलेंगी, ठीक है। और since the distance between any two points sequences is 1, these balls are pairwise disjoint, so we obtain uncountable many disjoint balls in L infinity। अब इसका मतलब ये हुआ कि L infinity के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी डिसजॉइंट ओपन बॉल्स पड़ी हुई हैं। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास M कोई भी एक डेंस सेट है, M कोई भी एक डेंस सेट है L इन्फिनिटी के अंदर। तो डेंस सेट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई? हमने कहा था हम स्पेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ओपन बॉल जनरेट करें, उस ओपन बॉल के अंदर M का कम से कम एक पॉइंट जरूर आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि M जो है वो स्पेस के अंदर डेंस है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे आपको स्पेस के अंदर कितनी बॉल्स मिल रही हैं? इनफाइनाइट मैनी अनकाउंटेबल मैनी बॉल्स मिल रही है ना, और हर बॉल दूसरे से डिसजॉइंट है। तो अगर M ने इन सेट के अंदर डेंस होना है, तो M को चाहिए कि M का हर पॉइंट हर बॉल के अंदर कम से कम एक पॉइंट जरूर पड़ा हुआ हो। अगर M का हर बॉल के अंदर कम से कम एक पॉइंट होगा, तो बॉल तो अनकाउंटेबल मैनी है, तो फिर M भी अनकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयर देन एवरी बॉल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट, हम जैसे हमने अभी बात की। Since there are uncountable many disjoint balls, M को भी तो अनकाउंटेबल होना है ना, क्योंकि M ने हर बॉल के अंदर एक पॉइंट देना है, और हर बॉल, क्योंकि बॉल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हर बॉल के अंदर डिफरेंट पॉइंट जाएगा। तो अगर M डेंस है, तो फिर इस सूरत में अगर M ने हर बॉल के अंदर एक पॉइंट देना है, तो फिर M को अनकाउंटेबल होना होगा। तो अगर M डेंस है तो M अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब है फिर M हमारे पास वो जो डेफिनेशन थी, कोई भी डेंस सेट हमारे पास L इन्फिनिटी के अंदर काउंटेबल तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि M अनकाउंटेबल है, तो M काउंटेबल तो नहीं हो पाएगा। अब सेपरेबल के लिए आपको क्या चाहिए था? सेपरेबल के लिए आपको कम से कम एक ऐसा सबसेट चाहिए था जो कि डेंस भी हो और काउंटेबल भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे डेंस सबसेट जब भी आप लेते हैं, वो एट द एंड अनकाउंटेबल बन जाता है उस सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए। सो नो डेंस सबसेट ऑफ L इन्फिनिटी कैन बी काउंटेबल। तो अगर दोनों चीजें एट अ टाइम नहीं मिल रही, कि ऐसा सेट नहीं मिल रहा जो डेंस भी हो काउंटेबल भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास L इन्फिनिटी के अंदर ऐसा सेट पड़ा ही नहीं हुआ। और अगर L इन्फिनिटी के अंदर ऐसा सेट नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है L इन्फिनिटी हमारे पास सेपरेबल नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास थ्योरम है द स्पेस LP। हमने स्पेस को भी डिस्कस किया था, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी इज सेपरेबल। हमें प्रूव करवाना है कि ये वाली जो स्पेस है ये सेपरेबल करने का क्या मतलब है कि हमें शो करवाना है कि इसके अंदर एक ऐसा सबसेट पड़ा हुआ है जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है। सो लेट्स हम प्रूफ पे चलते हैं। हम एक इमेजिन कर लेते हैं लेट M बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ द फॉर्म। M हमारे पास उन सारी के सारी सीक्वेंसेस का सेट है कि जो सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं वो किसी nth टर्म तक तो हमारे पास नॉन जीरो है।
लेकिन उसके बाद वो सारी की सारी उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो जीरो हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आप इमेजिन करें कि आपके पास n की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो इसका मतलब है ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन ईटा 10 तक, तो हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद ईटा 10 के बाद जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी हमारे पास जीरो, इससे पहले भी जीरो हो सकती हैं लेकिन इसके बाद वाली जो टर्म्स है वो तो सारी की सारी हमारे पास जीरोज ही हैं। वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ईटा जे जो है वो सारे के सारे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे, रैशनल नंबर इसलिए सपोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर डेंस होते हैं और ये चीज़ मैंने आगे यूज की, वरना मैं जैसे रियल नंबर भी कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, अब चूंकि सिंस क्यू इज काउंटेबल, सिंस क्यू इज काउंटेबल, अब चूंकि मैंने पहले बताया क्यू हमने इमेजिन इसलिए किया था क्योंकि क्यू हमारे पास काउंटेबल है एंड ओनली फाइनाइट टर्म्स आर नॉन जीरो। अब ये जो सीक्वेंस हमने ली है इसके जो सारे के सारे n तक टर्म्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो भी हमारे पास जो है वो रैशनल तो है लेकिन हमारे पास वो जीरोस की फॉर्म के अंदर, क्योंकि जीरो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है। इट इम्प्लाइज दैट m इज काउंटेबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो q है वो काउंटेबल है और हमारे पास ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस के सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, तो रैशनल नंबर से बनने वाली जो सीक्वेंसेस होंगी वो भी सारी की सारी काउंटेबल होंगी और इस तरह की सारी सीक्वेंस m के अंदर पड़ी। इसका मतलब है कि m के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास काउंटेबल हैं, तो इसका मतलब है m इज काउंटेबल। अब हमें क्या शो करवाना, अब हमें शो करवाना है कि m जो है वो LP के अंदर डेंस है, तो काउंटेबल तो है। अब अगर डेंस भी शो हो जाए तो इसका मतलब है कि हमें काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाएगा LP के अंदर, और अगर काउंटेबल डेंस सबसेट मिल गया तो हम कहेंगे LP हमारे पास बेसिकली एक सेपरेबल स्पेस बन जाएगी। उसके लिए हम इमेजिन करते हैं लेट xi j बिलोंग्स टू LP भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि एप्सिलॉन पॉजिटिव हमारे पास कोई भी नंबर है, वो किस तरह का नंबर है दैट समेशन j इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी xi j पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हमने पहले बात की थी ना कि LP के अंदर हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस पड़ी हुई है तो वो सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो करेगी कि उससे बनने वाली जो सीरीज होगी वो हमारे पास कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करने का मतलब है कि उससे बनने वाली इस तरह की सीरीज का जो सम होगा वो बेसिकली लेस देन इन्फिनिटी, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर होगा। अब क्योंकि हमारे पास हमने एक्सपोज किया है नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो चूंकि हमारे पास ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है सीरीज ये वाली, ये सीरीज हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर की इक्वल है, तो हमारे पास हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उन नेचुरल नंबर के बाद आने वाली अगर सीक्वेंस का मैं सीरीज बनाऊं तो वो सीरीज का जो सम होगा वो हमारे पास किसी खास नंबर से छोटा होगा। मतलब आप देखें ना, वो सारा का सारा जो नंबर्स हैं, हमने यहाँ पे बात की कि इस सीरीज का सारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो सम है वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो उसका मतलब अगर उसमें से हम एलिमेंट्स कम करते जाएंगे तो वो एट द एंड वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना। मतलब अगर आपके पास कोई एप्सिलॉन सपोज कर लें 1/2, ठीक है, आप उस सीरीज में से नंबर्स कम करते जाएं तो कभी ना कभी जाके वो जो सम होगा वो 1/2 हो जाएगा, फिर उसमें से और कम कर दे वो 1/2 से भी कम हो जाएगा। इसी तरह हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा कि अगर आप उतने नंबर उस सीरीज में से कम कर दें तो हमारा वो जो सीरीज का सम होगा वो बेसिकली उस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो हमने इसी तरह कहा कि हमारे पास एक n एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम सीरीज में से उतने n माइनस करें तो बाकी उस n+1 से इन्फिनिटी तक जो बाकी सीरीज बचेगी उसका जो सम होगा दिस सम शुड बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन पावर p ओवर 2। ठीक है, अब चूंकि हमने पहले बात की हुई है कि जो q है सिंस q इज डेंस इन r फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 टू n तक, हम इमेजिन कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर्स ईटा जे किस तरह का होगा दैट, क्योंकि वो डेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर डेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास इस ईटा एक्साई जे नंबर्स के बहुत करीब पड़े होंगे, क्योंकि डेंस है ना क्यू हमारे पास, तो हमारे पास एक क्यू रैशनल नंबर्स मिलेगा ईटा जे जो कि एक्साई जे के इतना करीब होगा कि जब उनकी पावर p लेंगे देन दिस पावर p इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन पावर p ओवर 2n। अब अगर मैं दोनों साइड पे समेशन अप्लाई करवा दूं तो समेशन बनेगी समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो समेशन बच जाएगी
और जब राइट साइड पे आप एप्सिलॉन पावर पी ओवर 2n को समेशन अप्लाई करवाएंगे तो बेसिकली आपके पास ये जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज का आप सम कंसीडर करें तो आपके पास सम बेसिकली वो 1 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये बन गए समेशन एप्सिलॉन पावर पी ओवर 2। नाउ अब हम डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आपने सीक्वेंस अभी सपोज कर ली थी। आप इमेजिन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, इसकी मैं पावर पी ले रहा हूँ क्योंकि एट द एंड डिस्टेंस अगर मैं एक्स और वाई का एल पी के अंदर कंसिडर करता हूँ तो हमारे पास राइट साइड पे पावर 1 ओवर पी आती है, तो 1 ओवर पी पावर मैं पहले उठा के इधर ले आया हूँ। तो द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज बेसिकली इक्वल टू समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई जे माइनस ईटा जे पावर पी। ये हमारे पास पहले n नंबर्स तक का उनका आपस में डिस्टेंस था, ठीक है। क्यों n नंबर तक का डिस्टेंस इसलिए था क्योंकि पहले जो हमने सीक्वेंस इस तरह की सपोज की हैं कि जिनमें जो पहले nth नंबर तक सीक्वेंस की टर्म थी वो नॉन जीरो थी, और उसके बाद अगले n+1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो उनका हमारे पास डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन जे माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे n के बाद जो हमारे पास ईटा सीक्वेंस की टर्म थी या y सीक्वेंस की टर्म थी वो जीरो, तो हमारे पास ओवरऑल ये सिनेरियो, ठीक है। अब हम इसमें अगर प्रीवियसली जो हमने चीज़ें फाइंड आउट की हुई हैं, जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की हैं वो अप्लाई करवाएं। वो डिस्टेंस क्या आती है, वो डिस्टेंस ये थे, जरा गौर से देखिए। समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n xi j माइनस ईटा j पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन पावर p बाय 2। ये मैं डिस्टेंस यूज करूंगा, और उसके अलावा हम ये डिस्टेंस यूज करेंगे दैट summation j is equals to n plus 1 to infinity xi j power p is less than epsilon power p over 2। So अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसके अंदर डिस्टेंस पुट करें, then this overall distance is basically equals to epsilon power p over 2 प्लस ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज ऑल्सो एप्सिलॉन पावर p over 2। आप इसको आपस में कलेक्ट करें तो डिस्टेंस आ जाएगा एप्सिलॉन पावर p। अगर मैं दोनों साइड पे पावर 1 over p कंसीडर करूं तो ये बनेगा द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने स्पेस का एलिमेंट लिया x, ठीक है। उस x को सेंटर मान के हमने एप्सिलॉन रेडियस की एक ओपन बॉल जनरेट की। अब उस एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल के अंदर जो हमने स्टार्ट में सेट सपोज किया था y, ये वाला ये जो हमने सेट सपोज किया था m, उसकी जो सीक्वेंस थी y टाइप की, वो भी उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ गई। इसीलिए हमारे पास x और y के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एल पी स्पेस के किसी भी एलिमेंट x को सेंटर मान के उसके ऊपर एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल जनरेट करें तो उस एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल के अंदर आपको सेट m का एक पॉइंट y जरूर मिलेगा, और वो y पॉइंट इस तरह से मिलेगा क्योंकि आपके पास x और y के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा। डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होने का मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो बेसिकली एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस पे y के साथ x के साथ पड़ा हुआ है। इससे ये पता चला कि हमारे पास सिंस x बिलोंग्स टू एल पी एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वाज आर्बिट्रेरी, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे पास आर्बिट्रेरी थे, हमने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किए थे, देन इट विल इम्प्लाइज कि फॉर एवरी, जब मैंने अभी बात की, फॉर एवरी x there exists a y belongs to m such that the distance between x and y is less than। इससे क्या पता चला कि x के हर पॉइंट के जब भी हम ओपन बॉल जनरेट करते हैं उस ओपन बॉल के अंदर m के पॉइंट जरूर पड़ेंगे। तो उसका मतलब है कि m जो है वो बेसिकली x स्पेस के अंदर LP स्पेस के अंदर डेंस है। m तो हमने पहले इमेजिन कर लिया था कि वो काउंटेबल भी है, तो अब यहाँ पे m जो है वो डेंस भी हो गया है। तो इट इम्प्लाइज कि आपके पास जो LP स्पेस है जहाँ पे जो P की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन इन्फिनिटी है, ये स्पेस बेसिकली आपके पास एक सेपरेबल स्पेस है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, हम एक जूम क्लास अरेंज कर देंगे। थैंक यू। या आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।